नमस्कार दोस्तों, मैं परम सुख यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परम कैंपस में स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है यूपी पीसीएल परीक्षा के लिए, वीडियो के लिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। दोनों वचन में प्रमुखतः कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है? दोनों वचनों में प्रमुखतः कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दूं तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो होते हैं। अगर एक संख्या का बोध होगा तो उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक संख्या का बोध होगा उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बताएं दोनों वचन किस संज्ञा में प्रयोग होते हैं? दोनों वचन प्रयोग किए जाते हैं भाई, किस संज्ञा में प्रयोग किए जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। किस संज्ञा में प्रयोग किए जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को। और अगर एक मात्रा का समय लगता है तो उसे कहते हैं एक मात्रिक वर्ण, और दो मात्रा का समय लगता है तो उसे कहते हैं द्विमात्रिक वर्ण, और तीन मात्रा का समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो विद्वान शब्द क्या है? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है भाई? गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए, विदुषी है। विदुषी विद्वान का स्त्रीलिंग है। विधाता जो है भगवान का नाम पर्यायवाची है। विद्वता होगा, क्या होगा? विद्वता होगा। और आपको बता दे, अगर किसी शब्द के अंत में ता प्रत्यय लगा रहता है तो वह प्रायः क्या होता है? वह क्या होता है भाई? भाववाचक संज्ञा होता है। प्रत्यय होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ता अगर अंत में लगा हो तो वह भाववाचक संज्ञा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो विधाता भी भाववाचक संज्ञा बन जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का बहुवचन, देखिए पहली बात तो जान लीजिए आगरा है क्या। आगरा की अगर हम लोग बात करें तो आगरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है भाई? आगरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आगरा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसका मतलब है कि, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। तो इसलिए विकल्प कौन सही हो जाएगा? विकल्प आपका सही होगा डी वाला, यानी इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? देखिए, अगर वाक्य में कर्म होगा तो क्रिया सकर्मक होगी, अगर वाक्य में कर्म नहीं होगा तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। सकर्मक क्रिया पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कर्म क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसमें भी कर्म होता है, और किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो भी कर्म होगा। तो इस प्रकार अगर क्या का प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है तो समझ लीजिए क्रिया सकर्मक है, या किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वो भी क्रिया सकर्मक है। तो देखते हैं, सुधीर क्या चलाता है भाई? सुधीर कार चलाता है। क्या का उत्तर मिला? इसका मतलब कार कर्म है, तो क्रिया सकर्मक इसमें है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? चोर को। इसका मतलब यहाँ भी सकर्मक क्रिया है। क्या पिलाओ? दवा पिलाओ। इसका मतलब इसमें भी सकर्मक क्रिया है। तो पूछा है किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसका मतलब है कि नेहा हंसती है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया सकर्मक अकर्मक हो जाएगी। तो इसलिए विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ पूछा है, विशेषण नहीं है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे संज्ञा है और विशेषण पूछा है कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो फेनिल जो है फेन से बना हुआ विशेषण है। धूमिल धूम से बना हुआ विशेषण है। लौकिक लोक से बना हुआ विशेषण है। लेकिन आप जरा गौर करिए, प्राथमिक जो है प्रथम शब्द से बना हुआ विशेषण है, जो कि संज्ञा शब्द नहीं है। और इस क्वेश्चन एग्जाम में दो तीन बार पूछा जा चुका है, इसलिए विकल्प डी सही है, प्राथमिक होगा। और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विभक्ति की बात करें, कारक की कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति का दूसरा नाम क्या है भाई? परसर्ग है। क्या नाम है? परसर्ग नाम है इसका। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, अगला है, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम नया है अभी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दूं, मूल वर्णों की संख्या की अगर बात करते हैं, स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और प्लस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। तो स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो ये आपकी क्या है? हिंदी वर्णमाला के मूल वर्ण हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 44 हो जाएगी। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है।
अगला देखिए, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? तो किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होता है जो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है, उस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आप देखिए कोई ऐसा शब्द जो संज्ञा के पहले सर्वनाम के रूप में आया हो। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। कुछ का मतलब है कि ये काउंटेबल जो है कि काउंटेबल में है, लेकिन चना जो है कि काउंटेबल आता नहीं है। ये क्या है? द्रव्य है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसमें क्या है? परिमाण है। उसमें परिणाम है भाई, परिणाम लिखा है मैंने, परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाण होना चाहिए। यह लड़का बहुत चालाक है। इसमें देखिए लड़का शब्द जो दिया है, लड़का शब्द जो दिया है, ये जो लड़का शब्द है, ये लड़का शब्द के पहले क्या आया? यह आया है। और यह क्या हो जाएगा भाई? यही क्या हो जाएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। नीचे लिखा है कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, इसमें क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। हिमांशु 5 केले खा गया, इसमें भी क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इसलिए विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? अघोष वर्णों की संख्या की अगर हम लोग बात करें, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है भाई? अघोष वर्णों की संख्या अघोष वर्णों की संख्या देखिए, अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है भाई? 13 होती है, जिसमें प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ड होता है, यानी कि 10 हो गए, और तीनों स आते हैं। तो 10 3 कितना हो गया? 13। तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अगला क्वेश्चन है, अवस्था के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? अवस्था के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो अवस्था के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? मूलावस्था, उत्तरा या तुलनावस्था, और उत्तमावस्था। तो इसलिए विकल्प कौन सही होगा दोस्त? सी विकल्प आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दरअसल क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और इसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को वक्ता भी कहते हैं, मध्यम पुरुष को जो है श्रोता भी कहते हैं, तथा अन्य को तो अन्य ही कहते हैं। अन्य में आता है यह वह, या जो है कि यह वह, ए वे, ठीक है, इनका बहुवचन होता है वो। यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे विकल्प आपका कौन सही है? यहाँ पे विकल्प आपका है सही उसे। कौन सा विकल्प सही है? उसे, यानी विकल्प ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ लिखा है, दो चीज़ों का अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा सकते। दो चीज़ों का अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा सकते, एक माँ की ममता का और दूसरा पिता की क्षमता का। बात तो सही है भाई, माँ की ममता कभी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कब माँ की ममता बरसने लगती है, और पिता की क्षमता का तो भाई कोई ठिकाना ही नहीं है। क्योंकि आपने कोई चीज़ मांगी तो बाप ऐसा बाप होता है भाई, जो क्या करता है, आपकी हर इच्छा पूरी करने की तमन्ना रखता है, और हर संभव कोशिश करता है मेरे बच्चे को कोई कमी ना हो। तो ऐसे पापा और माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाषा की अविनाशी इकाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है, लाजवाब, एकदम बढ़िया। भाषा की अविनाशी इकाई क्या है? भाषा की अविनाशी इकाई क्या है दोस्त? अक्षर होती है। क्या होती है? अक्षर होती है। ठीक है, भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और भाषा की लघुतम सार्थक इकाई की बात करें तो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। तो इसलिए विकल्प कौन सही है भाई? अविनाशी इकाई पूछा है, इसलिए विकल्प बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है। तत्सम क्या होता है भाई? संस्कृत शब्दों का शब्द, ये समान शब्द को ही क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी संस्कृत शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है तो वह क्या होगा? तत्सम होगा।
ठीक है। अब देखिए, जैसे विकल्प ए लिखा है दुग्ध, दूसरा लिखा है कार्य, तीसरा लिखा है पुस्तक, चौथा लिखा है हाथ। तो आपको बता दूं, दुग्ध का क्या होता है, दूध होता है, कार्य का काज होता है, पुस्तक का क्या होता है, पोथी होता है, लेकिन हाथ जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है हस्त। तो इसलिए विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा। ज्ञान किससे बना है भाई, ज्ञान बना है, जो ज है उसमें वो बना है आधा ज प्लस इया से। तो आधा ज प्लस इया से अगर बना है तो इसका मतलब किस क्रम में आएगा, च वर्ग में आएगा। तो विकल्प कौन सही है भाई, बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दिश से शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। वर्तनी की दिश से शुद्ध का शब्द का चयन करना है। तो देखिए, रचयिता जो लिखा है वो गलत है। रचयिता कैसे लिखा जाता है भाई, रचयिता आपका ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा राइटिंग पुअर बन रही है लेकिन आप समझ लीजिएगा, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई। हाँ, अब ठीक है, अब आराम से आप पढ़ सकते हैं। रचयिता है, नुपुर में न पर बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है नुपुर। प्रतिनिधि सही है। चिन्ह की बात करें तो चिन्ह देखिए ऐसे लिखा जाता है। तो विकल्प कौन सही है भाई, विकल्प सी सही है, प्रतिनिधि सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दही बड़ा पद का विग्रह होगा। दही बड़ा पद का विग्रह की अगर बात करते हैं तो दही बड़ा दही में डूबा हुआ बड़ा विग्रह है। और इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है। कौन समास है भाई, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और विकल्प कौन सही होगा, ए विकल्प आपका सही है, इसका समास विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। अगला क्वेश्चन है, शब्द में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा। तो आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, श्रद्धा जो बनता है वो कैसे सर कैसे बनता है, आधा स प्लस र से बनता है। तो अगर आधा स प्लस र से बनता है तो इसका मतलब है कि इस पूरे स के बाद ही आधा स आएगा। तो शासन, शौर्य, श्याम, इन तीनों के बाद ही श्र आएगा, तो लेकिन श्रमिक के पहले आएगा। तो इसलिए विकल्प कौन सही है भाई, विकल्प आपका सही है श्रमिक। तो विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में कराकर में कौन सी क्रिया है। याद रखना दोस्त, क्रिया अगर कोई है, धातु है, धातु के बाद अगर कोई जो है प्रत्यय आता है तो उससे जो बनती है क्रिया वह कौन सी क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसलिए विकल्प कौन सही है, बी विकल्प सही है। कराकर, पढ़कर, लिखकर, चलकर, उठकर, बैठकर, ये सब में पूर्वकालिक क्रिया ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्वर रहित र का प्रयोग। स्वर रहित र का प्रयोग बताना है, यानी कि जिसमें स्वर ना हो ऐसा र का प्रयोग हुआ हो। तो ट्रक में भैया देखो, ट्रक में कैसे लिखा जाता है, आधा ट प्लस र, यानी स्वर सहित है। त्राटक में भी आधा त प्लस र रहता है, इसका मतलब ये भी जो है कि स्वर सहित है। शत्रु में भी त्र में जो है कि आधा त प्लस र होता है, इसका मतलब ये भी स्वर सहित है। लेकिन पुनर्निर्माण में आधा र प्लस म है और आधा र प्लस न है। तो इसका मतलब विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। इसमें स्वर रहित र का प्रयोग किया गया। वैसे भी अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो स्वर रहित र होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, किसी भी व्यंजन के हमेशा ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता। नीचे जो रहता है वो हमेशा स्वर सहित र होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंद में संधि है। स्वच्छंद का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस छंद। स्व प्लस क्या होता है, छंद होता है। और नियम ये होता है कि अगर किसी भी स्वर के बाद छ आता है तो छ के स्थान पे आधा च छ हो जाता है। तो स्व प्लस छंद होगा, जैसे परि प्लस छेद परिच्छेद, वि प्लस छेद विच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। ठीक वैसे ही स्व प्लस छंद का क्या हो जाएगा, स्वच्छंद होगा। यानी विकल्प कौन सही है, ए विकल्प आपका सही है, व्यंजन संधि है इसमें। ठीक है, अगला है, मूंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मूंगा जानते हैं एक समुद्र में
प्राप्त होने वाला पुखराज है भाई। और इसका विलोम जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है, प्रवाल होता है। विद्रुम होता है, रक्तमणि होता है और रक्तांग भी होता है दोस्त। क्या होता है, रक्तांग भी होता है, ठीक है, रक्तांग भी होता है, लेकिन शर्वरी नहीं होता। शर्वरी किसका पर्यायवाची है, रात का पर्यायवाची है शर्वरी। तो इसलिए विकल्प कौन सही है, सी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। दरअसल प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता के वह क्रिया जिसमें कर्ता भाग न लेकर किसी और के द्वारा करने के लिए किसी प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता स्वयं भाग लेता है किसी को प्रेरित करने के लिए, लेकिन अपने लिए वो काम नहीं करता। तो यानी कि प्रत्यक्ष भाग लेता है, तो इसलिए प्रथम प्रेरणार्थक में कौन सी क्रिया होगी, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक होगी। जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक में अप्रत्यक्ष क्रिया होती है, क्योंकि इसमें कर्ता भाग न लेकर किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, इसमें क्रिया है। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, इसमें क्रिया क्या है भाई, इसमें क्रिया आपकी है द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। और क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा था क्या और किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा उसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक तो होगी, लेकिन जब इसमें कर्म दो हैं तो क्रिया क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे होती हैं। याद रखिएगा, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वह प्रायः क्या होती है भाई, पुल्लिंग होती हैं। क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं, ठीक है। अगला देखिए, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्व शब्द का प्रयोग, द्वित्व क्या होता है भाई, एक जैसा दो व्यंजन अगर एक साथ आता है तो उसमें क्रिया क्या मानी जाती है, सॉरी क्रिया कह रहा हूँ, व्यंजन क्या माना जाता है, द्वित्व व्यंजन, या उस ध्वनि को युग्मक ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो दो समान व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को द्वित्व व्यंजन तथा इस ध्वनि को युग्मक ध्वनि कहते हैं। तो सच्चा में देखिए दो समान व्यंजन है, आधा च और पूरा च। इसमें भी देखिए कुत्ता में आधा त है, वल्गा में नहीं है, बग्गा में है, ठीक है। तो विकल्प कौन सही है, सी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। जाते ही बड़ा अच्छा शब्द है। जाते ही वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो बताइए जरा। पूर्वकालिक तात्कालिक उक्त दोनों सकर्मक। तो आपको मैं बता दूं कौन सी क्रिया है, तात्कालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है भाई, याद रखिए किसी भी धातु में अगर ते ही प्रत्यय लगा होगा तो वह क्रिया क्या होगी, तात्कालिक क्रिया होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में सही है। रू आधा र प्लस उ होता है भाई, ठीक है। जब बड़ा ऊ आएगा तो रहेगा, तो इसका मतलब विकल्प कौन सही है, ए विकल्प आपका सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान था। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। याद रखिएगा, जब वाक्य में दो कर्म होंगे तो वाक्य में अगर दो कर्म है तो वाक्य में अगर दो कर्म होंगे तो प्रथम कर्म क्या होगा, प्राणीवाचक होगा, दूसरा कर्म क्या होगा, अप्राणीवाचक अर्थात पदार्थवाचक होगा। तो क्रिया किसके अनुसार होती है, क्रिया होती है द्वितीय कर्म के अनुसार, यानी पदार्थवाचक कर्म के अनुसार, यानी वही कर्म क्या होता है, प्रधान होता है। इसलिए विकल्प कौन सही है, बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है ग्रह और गृह का सही युग्म अर्थ होगा। ग्रह और गृह, ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र और गृह का मतलब होता है घर, यानी विकल्प ए सही है। अगला है, अगला क्या है, थैंक यू आप सभी को। कंप्लीट हो गया दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।